गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप आप लोग सभी अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। केमिकल साइंसेस में CSR, गेट और सेट एग्जामिनेशन का शेड्यूल आ चुका है और लगभग CSR का एग्जामिनेशन तो अभी फरवरी में ही है, गेट का एग्जामिनेशन सेम, और महाराष्ट्र सेट का एग्जामिनेशन जो है ये मई में होने वाला है। 4 मई को इसका नोटिफिकेशन आया हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म अभी रिलीज होंगे। सो आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट विशेष। जिस तरह से आप लोग प्रिपरेशन अपना कर रहे हो और भी अच्छे से आप प्रिपरेशन कीजिए। आज के इस सेशन में मैं आपके साथ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ जो जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आते हैं, GOC पार्ट से आते हैं, दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आते हैं। और आप सभी को पता है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक बैकबोन जिसको बोला जाएगा दैट इज द जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो मैं ज़मीर शेख, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री, आप सभी का स्वागत करता हूँ। और इसी को लेकर हम आज कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने रहेगा, अमॉन्ग द कार्बोकैटायन गिवन बिलो। कुछ आपको 3 एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हैं। पहला वाला 8 मेंबर रिंग है विथ कैटायन एंड दिस sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन इज हियर। नेक्स्ट आपको दिया है साइक्लोपेंटाडाइनिल कैटायन, और तीसरा आपको दिया है यहाँ पे साइक्लोप्रोपिल कैटायन। अब अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा ठीक से देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर आपका आया है एरोमेटिक या एरोमेटिसिटी नाम का जो आपका GOC में एक छोटा सा पार्ट है, एरोमेटिसिटी नाम से आपका ये क्वेश्चन आपको रिलीज हुआ है, राइट। अब इस क्वेश्चन को जैसे हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप इसके ऑप्शन देख लो कि A इज होमो एरोमेटिक, B इज एंटी एरोमेटिक एंड C इज एरोमेटिक। नाउ यू नो दैट एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कंसेप्ट इज गिवन बाय हकेल रूल, बाय अकॉर्डिंग टू दैट हम वहाँ से निकालते हैं। सो इन दोनों की कंडीशन अगर आपको सेटिस्फाई करनी है, कौन कौन सी, एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो आपका कंपाउंड शुड भी साइक्लिक होना चाहिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तीनों कंपाउंड आपके साइक्लिक है, ऑल द 3 कंपाउंड्स आर साइक्लिक, राइट। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है ये कंपाउंड शुड बी प्लेनर। प्लेनर का मतलब होता है कि देयर इज अ कंटिन्यूअस ओवरलैप ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। In the last 2 structure we can see, we are observe here कि there is a continuous overlapping is there, मतलब साइक्लिक भी है। नेक्स्ट टू दैट प्लेनर भी आपका आता है। तीसरा यहाँ पर आता है कि देयर शुड बी अ कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन, देयर शुड बी व्हाट, कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन। ये भी एक वहाँ पर हम बता सकते हैं। कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन का मतलब होता है कि आपका अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड आपका होना चाहिए, ओके। And the last two are very important. That is called as the 4n plus 2 pi is said to be the aromatic, and 4n pi's are called the anti-aromatic. Now see, second and third structure में आपको कोई डाउट ही नहीं रहना चाहिए क्योंकि ये कंपाउंड साइक्लिक भी है, प्लेनर भी होता है, कॉन्जुगेशन में भी प्रेजेंट है, 4n plus 2 pi और 4n pi। अभी इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? नाउ सी, जो B वाला कंपाउंड हम देखते हैं यहाँ पे, B वाला बेसिकली इज अ 4 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इज अ 4 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम, दैट मींस इट इज अ एंटी एरोमेटिक, राइट। और जो C वाला जो कंपाउंड है इट इज ओनली 2 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सो दैट मींस इट इज एन एरोमेटिक इन नेचर। सो B और C तो पता चल गया आपको। नाउ सी व्हाट अबाउट A? नाउ A में आपका कुछ गड़बड़ ऐसी है, कंपाउंड साइक्लिक है बट वो प्लेनर नहीं है, बिकॉज यहाँ पर कहीं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर आपको कॉन्जुगेशन आपका क्या हो गया, रुक गया यहाँ पे, राइट। दैट मींस द कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन इज सेपरेटेड बाय वन ऑफ द sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, दैट सेड टू बी द, क्या बोल सकते हैं उसका में भी, दैट सेड टू बी द, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज एन होमो एरोमेटिक। सो हम उसको ऐसा बता सकते हैं कि जो कंपाउंड है आपका A वाला, it must be said to be what, homo aromatic, but वो aromatic हो सकता है अगर हम उस CH2 को बाहर निकाल दें तो, like that, okay। ऐसा अगर हम करते हैं उसको, so then the compound said to be that aromatic, but still यहाँ पर आपका दिखता है कि A is homo, B is anti and C is an aromatic in nature, okay। likewise इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, okay। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दिस इज फ्रॉम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर हम क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर सकें सो बहुत ही अच्छी बात है। इस क्वेश्चन में देख सकते हैं हम यहाँ पर आपको कुछ साइक्लिक कंपाउंड दिए हैं, साथ में आपको आयोडीन दिया है, दैट मीन्स वी हैव टू डू द
सालोलिसिस करना है आपको, रेट ऑफ सालोलिसिस आइडेंटिफाई करना है ऑफ आयोडाइड। कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है यहाँ पे, यू कैन ऐड एनी न्यूक्लियोफाइल और बस सिंपली आयोडीन को आपको निकालना होता है। क्वेश्चन ये है कि पहले केस में आपका जो आयोडीन है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, ये डायरेक्टली विनाइलिक है आपका, इट इज sp2। और यहाँ पर आपका कुछ अलग है, यहाँ पर इट इज एन ऑक्सीजन। नाउ यू नो दैट SN2 रिएक्शन में क्या होता है कि हमारा बैक साइड अटैक हम जनरली प्रिफर करते हैं, तो आपका sp3 वाला ये सिंपल सा न्यूक्लियोफाइल आके इसको निकाल देगा, नो डाउट। बट यहाँ पर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि इस केस में ऑलरेडी वो pi bond present है, so no one nucleophile can react onto the double bond, so the removal of iodine is very difficult। यहाँ पर कुछ ऐसे दिखता है कि इंटरनली हमको कोई और न्यूक्लियोफाइल डालने की जरूरत नहीं है, वी आर नॉट गोइंग टू ऐड एनी न्यूक्लियोफाइल बिकॉज आयोडीन इटसेल्फ एक्ट एज ए न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज नाउ, और ये क्या करता है, इट विल रिमूव टुवर्ड द आयोडीन नाउ। दैट मीन्स यहाँ पर इंटरनल SN2 हो रहा है आपका, इंटरनल मतलब हो गया इसका इंट्रामॉलिक्यूलर, ओके। और फिर हम वापस से जो सिनेरियो हमारा रहेगा वो कर सकते हैं। इसका मतलब जो रेट ऑफ सालोलिसिस जो है वो C का सबसे ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज ऑफ दी देयर इज अ वन कंसेप्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट इज कॉल्ड नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, वेयर एक ही मॉलिक्यूल में आपका न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट होता है। नाउ सी हियर ऑक्सीजन लोन पेयर एज सर्व एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड आयोडीन कार्बन विल बी सर्व एज ए इलेक्ट्रोफाइल। सो दिस टाइप ऑफ अ रिएक्शन इज कॉल्ड एज ए इंट्रामॉलिक्यूलर SN2 reaction. So the rate of salulolysis should be highest for the C, then for A and then for last the B now. So इस टाइप का आपका वो आंसर आपका रहना चाहिए, right? So answer should be A, that means C, A and B now. Okay, let's move on to the another question. In this question what particularly यहाँ पर आपको correct order of acidity of the following compound from E to C now. 3 कंपाउंड आपको प्रोवाइड किए हैं और इन 3 कंपाउंड से आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा किसका होता है। यू नो दैट एसिडिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एसिडिटी, राइट। इवन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर कोई कार्बन पर प्रेजेंट होते हैं तो उस कार्बन की आपकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, सो दैट मीन्स इट आल्सो एनहांसेस द एसिडिक बिहेवियर, ऐसा बता सकते हैं उसको। लुक एट द फर्स्ट स्ट्रक्चर, इन फर्स्ट स्ट्रक्चर व्हाट डायरेक्टली ट्राइफ्लोरोकार्बन इज प्रेजेंट नाउ, दैट मीन्स दिस हाइड्रोजन, I have marked hydrogen by black color, this hydrogen showing the reactivity because of what, the fluorine, because of the CF3, right। और अगर हम वहां से प्रोटॉन निकालते हैं सो दैट जनरेट द नेगेटिव चार्ज, और अगर नेगेटिव चार्ज हम जनरेट कर सकते हैं वहां पे, इफ आई रिमूव द प्रोटॉन फ्रॉम हियर सो द सिस्टम विल बी कॉल्ड एज एन एरोमेटिक कंपाउंड। तो मतलब प्रोटॉन देने के लिए उसको कोई हरकत नहीं है। इफ आई रिमूव द प्रोटॉन फ्रॉम द सेकेंड सो इट विल गेट द नेगेटिव चार्ज हियर नाउ, और इफ आई रिमूव द प्रोटॉन फ्रॉम हियर इट विल आल्सो गेट द नेगेटिव चार्ज। अगर मैंने डायरेक्टली नेगेटिव चार्ज वाले स्ट्रक्चर्स निकाले तो ऐसे बनेंगे, बट व्हाट अबाउट द सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पर कौन प्रेजेंट है, यहाँ पर आपका प्रेजेंट है मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर कौन प्रेजेंट है, मिथाइल, और यहाँ पर कौन प्रेजेंट है आपका CF3 नाउ। यू नो दैट कार्बन आयंस आर ओनली स्टेबलाइज्ड बाय, कार्बन आयन कौन स्टेबलाइज कर सकते हैं, कार्बन आयंस आर स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नाउ। मतलब जो कार्बन आयन है उसकी स्टेबिलिटी कौन बढ़ाता है, आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाता है। सो आप बता सकते हैं यहाँ पे कि जो पहला वाला कंपाउंड है ये ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, बिकॉज प्रोटॉन तो निकल गया बिकॉज ऑफ CF3 से, माइनस इफेक्ट से चला गया। सेकंड आपका है कि जो नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है उसको स्टेबलाइज करने का काम कौन कर रहा है आपका, दैट गोइंग टू स्टेबलाइज्ड बाय व्हाट, द CF3 मॉलिक्यूल, बिकॉज इट इज अ विड्रॉवर, राइट। और सेकेंडली हम बता सकते हैं कि इस केस में इट विल कन्वर्ट्स इनटू 4 सिस्टम, और 4 आपको पता है इट इज एन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, सब कुछ है, बट अकॉर्डिंग टू हकेल रूल इट इज अ 4n सिस्टम। एंड एट द एंड जो है नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, नो डाउट 6 इलेक्ट्रॉन बन रहा है, बट मिथिल इज देयर, नो मिथिल इज अ डोनर, कार्बन को डिस्टेबलाइज करेगा, दैट्स व्हाई। सो योर आंसर शुड बी A, देन C, देन व्हाट द B ना, ओके। B तो क्या रहेगा आपका, B तो एंटी एरोमेटिक है, सो दैट इज कॉल्ड एज अनस्टेबल सिस्टम ना। सो जो रिमूवल ऑफ प्रोटॉन है वो इस केस में आपका ऐसा होना चाहिए। सो A से पहले प्रोटॉन जाएगा, फिर C से जाएगा, फिर आपका B से जाएगा, दैट इज द ऑर्डर, ओके। सो करेक्ट आंसर विल बी C नाउ। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द IUPAC नोमेनक्लेचर नाउ। जनरली आपको दो क्वेश्चन आपको होते हैं
आप किसी भी एग्जाम में आप देख सकते हैं कि 2 क्वेश्चन जनरली आपको पूछे जाते हैं इसमें, और नॉमेनक्लेचर बहुत ही सिली मिस्टेक हम कर देते हैं वहाँ पे और हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। सो जनरल प्रायोरिटी क्या होती है कि हमको फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग हमको प्रोसीड करना होता है। जहाँ पे हमारा प्रायर फंक्शनल ग्रुप है वहाँ से हम जनरली जाते हैं। सो हियर द कार्बोक्सिलिक एसिड जो रहेगा हमारा वो प्रायर फंक्शन ग्रुप है, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है। हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 एंड 3। अब सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पर सबसे पहले नजदीक आता है उसके थ्रू हम अकॉर्डिंग टू प्रोसीड करते हैं। जनरली व्हाट डबल बॉन्ड प्रीफर्ड देन व्हाट द ट्रिपल। सो लाइकवाइज अगर हम नॉमेनक्लेचर सा करते हैं तो ये आपका 6 कार्बन कंटेनिंग सिस्टम आएगा, आपका 3 पे आपका सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। सो बेस्ड ऑन दैट, हाँ, और इस कार्बन का आपको आरएस नॉमेनक्लेचर निकालना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड द स्टीरियोकेमिकल डिस्क्रिप्टर, मे बी आर और मे बी एस। सो किसी के सिस्टम में अगर कायरल कंपाउंड दिया जाता है, सॉरी कायरल सेंटर दिया जाएगा, तो उस अकॉर्डिंग आपको प्रोसीड करना पड़ेगा उसको। ओके, तो ये इसलिए आंसर आपका क्या रहेगा, आपका दिस इज एन डी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, moving to the next one, among this A to C the aromatic compounds are, again aromaticity पे 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। सो आप उसके लिए थोड़ा सा एग्जांपल आप सॉल्व करो, सो यू विल गेट द आंसर नाउ। तो नैप्थेलिन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, नो डाउट। रहा सवाल सिर्फ आपके ए और बी का। इन ए एंड बी वन कैन सी ए ड्यू टू द इंटरनल हाइड्रोजन कॉम्पेंसेशन, दैट मीन्स दिस 2 हाइड्रोजन्स आर देयर नाउ। सो जो एक दूसरे की क्या होते हैं, ट्रांस इंटरेक्शन कराते हैं, और जिसकी वजह से कंपाउंड आपका जो है ये एंटी की तरफ चला जाता है। सो नॉन प्लैनेटरी की तरफ जाता है, बिकॉज 1 हाइड्रोजन शुड बी अप एंड सेकंड शुड बी डाउन टू गेट द स्टेबिलिटी। और इस केस में तो आपके पास ऑलरेडी ऑक्सीजन लगा हुआ है, सो वो ऊपर के साइड में रहेगा, सो कॉन्जुगेशन के साथ कोई इफेक्ट नहीं हो सकता यहाँ पे, दैट्स व्हाई। सो इन दैट केस नाउ योर आंसर विल बी a C now. So that means your only B and C compounds are aromatic, while A is due to transannular हाइड्रोजन इंटरेक्शन। जो आपके बीच वाले जो 2 कार्बन हैं उसके जो 2 हाइड्रोजन रहेंगे वो गड़बड़ कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस 2 हाइड्रोजन वन कैन से makes the compound non-planar. So B and C only the compound which showing the aromatic nature now. Okay, another simple question from the general organic chemistry, that is one can say, इसको हम क्या बता सकते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केस में हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, रिएक्शन मैकेनिज्म का ही पार्ट है वो। अब हमारे पास 3 मॉलिक्यूल आपको दिए गए हैं। एक है इंडोल आपका, वन इज इंडोल, इट इज कॉल्ड एज अ बेंजोपायरोल। इंडोल क्या होता है, इंडोल मीन्स इट इज एन हेट्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल, इट इज बेंजोपायरोल। एक आपको कंपाउंड दिया है दैट इज कॉल्ड द इंडोल, सॉरी एक इंडोल हो गया, दूसरा हो गया पायरोल, सेकेंड वन इज कॉल्ड एज अ पायरोल, ये हो गया। और तीसरा जो आपको दिया गया है दैट्स कॉल्ड द पिरिडीन। नाउ सी, अब अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम जो होता है ना वो आपका होता है कौन, इट इज अ पायरोल। सो ऑब्वियस बात है आपका पायरोल इज हैविंग इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम, सो इट शोइंग द फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। उसका जो रेट ऑफ रिएक्टिविटी ऑर्डर रहेगी वो सबसे ज्यादा रहेंगी उसके लिए। उसके बाद हमारा आएगा कौन, इंडोल, और उसके बाद हमारा आएगा पिरिडीन। सो दैट इज द ऑर्डर फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ओवर दिस कंपाउंड। And lastly, what we'll take the one more example from the basicity, acid and basis nature में। आपको 3 टाइप के फिनॉल्स दिए हैं, आर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल एंड मेटानाइट्रोफिनॉल। अब यू नो दैट बेसिसिटी आपको आइडेंटिफाई करनी है इनकी। एनायंस आपको दिए गए हैं। अब आर्थो और पैरा में ऑब्वियस बात है कुछ इफेक्ट्स होने की वजह से आपके वो कंपाउंड बेसिक नहीं होते, बट इन केस ऑफ मेटा द बोथ इफेक्ट्स आर नॉट बी फाउंड इन केस ऑफ मेटा सिस्टम। सो ऑब्वियस बात है कि मेटा वाला आपका जो है वो ज़्यादातर क्या होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए, ओके, कंपेयर टू व्हाट दी आर्थो एंड व्हाट दी पैरा, बिकॉज इन आर्थो पैरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑल्सो द फैक्टर, और वो